मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो के भाग 2 के माध्यम से हमने इन समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना सीखा। आज हम इन्हीं समीकरणों की एक अन्य विधि जिसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट यानी प्रतिस्थापन विधि, तो इस विधि से आज हम इन्हीं समीकरणों को हल करना सीखेंगे। आइए देखते हैं इन समीकरणों को। तो देखिए, इसे ये दिया गया है। प्रश्न 1 लिखा है समीकरण युग्म x धन 3y बराबर 6 और 2x ऋण 3y बराबर 12 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो ये प्रतिस्थापन विधि ये क्या होती है? प्रतिस्थापन यानी रख देना। कैसे रखेंगे भाई? क्या रख देना? तो जब हमें ये जो दो चर राशियां दी रहती हैं, इनमें से किसी एक चर राशि का मान जो निकल आए वो हमें उस x की जगह पर, x का जो मान निकल आएगा तो हम x की जगह पर दूसरे समीकरण में रख देते हैं। बस यही कहलाती है प्रतिस्थापन कर देना। तो आइए देखते हैं हम इनको कैसे रखेंगे। इनको देखिए, यहाँ हमें लिख लेना है दोनों समीकरणों को कि ये हमारा समीकरण और ये हम यहाँ हल ऐसा लिख लेंगे और लिखेंगे कि x धन 3y बराबर 6, इसको लिख देंगे समीकरण 1, और ये दूसरा जो दिया है इसको लिख देंगे समीकरण 2। 2x ऋण 3y बराबर ये 12 है, इसको लिखेंगे समीकरण 2। ऐसा इनको लिख करके, और हमेशा ध्यान रखिए कि हमें समीकरण 1 को लेकर के चलना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ लिखेंगे हम कि समीकरण 1 से, यहाँ लिख देना है समीकरण 1 से। अब हमें समीकरण 1 से यानी 1 को यहाँ उतार लेना है। यहाँ देखिए, ये हमने इसको लिख लिया x धन 3y बराबर 6, ये हमारा समीकरण 1 है। तो अब इस 1 से क्या करना है? यहाँ देखिए, इस समीकरण 1 में जो है ऐसा मान के चलिएगा कि इस समीकरण में हमें x का मान निकालना है। तो x के साथ जो भी राशियां होंगी या जो भी संख्या होंगी उनको हमें क्या करना? उनको हटा देना है। जैसे यहाँ देखिए, x के साथ धन 3y दिए तो इसको हटा दीजिए, या कोई गुणांक भी होता तो हम उसको भी हटा देते। तो उसी प्रकार से जैसे हम एक चर समीकरण को हल करके आ रहे हैं, बस इसको भी वैसे ही करना है। तो इस x के साथ क्या है? धन 3y, ये धन 3y है तो इसका पक्षांतर करके इसको दाएं पक्ष में रख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए कि x बराबर 6 ऋण 3y, और चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि 3y का दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर इसको भी लिख दीजिए। ये हमने पक्षांतर कर दिया। तो यहाँ ये क्या आ गया? अब हमारा ये बन जाएगा x बराबर 6 ऋण 3y, और इसका नाम दे दीजिए अगला समीकरण। यहाँ 1 और 2 हो गए, यहाँ इसका नाम दे देना है समीकरण 3। तो यहाँ देखिए, जो x का मान निकल आया, क्या निकला? x बराबर 6 ऋण 3y। अब इसको ऐसा मान के चलना कि ये x की वैल्यू है, x का मान है। तो जैसा हम y का मान या x का मान एक संख्या में निकालते थे और वह समीकरण 1 या 2 में रख देते थे, तो यहाँ ध्यान देना है कि हमारा जो x का मान आया ये कहाँ से आया? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आया, इसको हमने समीकरण 3 नाम दे दिया। तो अब इस x के मान को जो ये निकला है, इसको ध्यान रहे हमेशा समीकरण 2 में रखना है। ये जो हमारा समीकरण 2 दिया है, क्योंकि 1 को लेकर के चले हैं तो यह मान कहाँ रखेंगे? हम 2 में रखना है। तो यहाँ लिख दीजिए कि x का मान समीकरण 3 से, ऐसा लिखें समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर ऐसा इसमें लिख दीजिए, और यहाँ समीकरण 2 को उतार लीजिए। ये दिया गया है समीकरण 2 कि 2x ऋण 3y
और बराबर ये 12। ये समीकरण हमारा 2 था। तो इस x के मान को जो ये 6 ऋण 3 बाय दिया है ये हमें यहाँ पे लिखना है। तो अब देखिए जहाँ पे हमारा x लिखा है, x का गुणांक 2 है, इसकी जगह पे हम x की जगह पे क्या रख देंगे 6 ऋण 3 बाय। तो ये देखिए इसमें 2 पद हैं। जब ये 2 पद होते हैं और किसी संख्या का गुणा करना होता है तो इसमें ध्यान रखना है कि हमें कोष्टक बना लेना है। क्या बना लेना है? कोष्टक। इसमें कोष्टक बना लेंगे तो हमसे गलती नहीं होगी। और यहाँ हम लिखेंगे कि 2 गुणित, और यहाँ ये कोष्टक की संख्या 6 ऋण 3 बाय, इस बाय की जगह पर ऐसा, इस x की जगह पर ऐसा इसको रख देंगे। तो यहाँ देखिए आगे लिखा है ऋण 3 बाय और बराबर 12। इसको ज्यों का त्यों यहाँ उतार लेना, ऋण 3 बाय और बराबर ये 12। इसको ज्यों का त्यों उतारना, इसको अभी कुछ नहीं करना है। तो अब देखिए ये जो कोष्टक यहाँ लगे हुए हैं तो हम अब क्या करेंगे, इसको कोष्टक को हटाएंगे। जब हम कोष्टक को हटाते हैं तो यह बाहर की जो संख्या रहती है 2, तो इसका इन दोनों पदों में गुणा हो जाएगा। तो कोष्टक हटाइए और लिख दीजिए, यहाँ लिखिए कोष्टक हटाने पर, कोष्टक हटाने पर, यहाँ हमने लिख दिया कोष्टक हटाने पर। अब कोष्टक को हटाइए तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 का गुणा 6 के साथ करना है, और यहाँ लिखा है ऋण 3 के साथ भी 2 का गुणा होगा, तो 2 गुणित 3 बाय, इसके साथ लिख दीजिए। अब यहाँ ये जो ऋण 3 बाय लिखा इसको क्रमशः यहाँ लिख दीजिए, ऋण 3 बाय और बराबर 12। ये हमें लिख देना। अब इसके बाद इनका गुणा कर लीजिए, 6 दूनी 12 आ जाएंगे, 3 दूनी ये 6 बाय आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए ऋण 3 बाय ये कितना है, ये हमारा यह है 3 बाय है, ये 3 बाय और बराबर लिख दीजिए यहाँ 12, ये हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे ये जो 12 ऋण 6 बाय ऋण 3 बाय और बराबर हमारा आ गया 12। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए ये ऋण के 6 बाय और ऋण के 3 बाय दोनों में समान चिन्ह हैं, और ये बाय बाय हैं तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि समान चिन्ह जोड़े जाते हैं। और इसमें ऋण का चिन्ह है तो जुड़ करके ऋण ही का चिन्ह आ जाएगा। तो इनको जोड़ दीजिए और यहाँ लिख दीजिए कि 12 ऋण 6 और 3 9 बाय, ये 9 बाय और बराबर मिल जाएगा हमें ये 12। तो इस प्रकार से हमें इनको जोड़ लेना है। और इसके बाद में अब देखिए यहाँ पे हमारे बाएं पक्ष में ये जो ऋण 9 बाय है और इसके साथ में 12 है। और हम यहाँ क्या करेंगे, एक चर वाला हमारा समीकरण बन गया। तो अब इस बाय के साथ जो संख्या रहेगी इन सबको हमें क्या करना, हटाना है। तो इनका हम क्या करते हैं, पक्षांतर कर दें। तो 12 ये धन के हैं, 12 उस तरफ जाके पक्षांतर होकर के ऋण के मिल जाएंगे। तो यहाँ देखिए इनको 12 ऋण 9 बाय बराबर 12 को यहाँ फिर से देख लेते हैं, उतार लीजिए इनको, 12 ऋण 9 बाय और बराबर मिल गया हमें 12। तो अब हम यहाँ पक्षांतर कर देंगे, ऋण 9 बाय और बराबर ये 12 का पक्षांतर होकर के ये इस तरफ आ जाएगा 12 ऋण 12। और यहाँ लिख दीजिए कि 12 का दाएं पक्ष में, 12 का दाएं पक्ष में क्या किया है, पक्षांतर करने पर ऐसा लिख दीजिए। तो ये मिल गया हमें ऋण 9 बाय और हम बराबर में क्या लिख देंगे, 9 बाय बराबर 12 में से 12 घटा दीजिए, यहाँ हमें मिल जाएगा 0। क्या आ गया, ये 0 आ गया। अब यहाँ देखो ये ऋण 9 बाय है, तो अब इस ऋण 9 बाय का इसके गुणांक है तो इसको भी हटाना है। क्या लिख देते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों में ऋण 9 बाय का, ऋण 9 का दोनों पक्षों में ऋण 9 यहाँ गुणा है तो हम क्या करेंगे, भाग 9 का भाग देने पर ऐसा इसमें लिख देंगे। और इसके साथ ये क्रिया कर देंगे, बटे ऋण 9 और बराबर में 0 बटे भी ये ऋण 9, तो ये ऋण 9 ये कट जाएंगे और ऋण का ऋण में गुणा, तो बाय बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 में ऋण 9 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो ये मिल गया हमें बाय बराबर 0। अब देखिए यहाँ हमें अभी एक चर राशि का मान ज्ञात हुआ है। जब भी हमें समीकरण युग्म या समीकरणों को हल करना होता है तो उसमें जो चर राशियां होती हैं उन्हीं का मान निकालना है। तो अभी हमें यह बाय का मान 0 प्राप्त हो गया।
जब हमें ये बाय का मान हमें निकल आए, एक चर राशि का मान निकल आए, तो हमेशा जो हमने समीकरण 3 यहाँ दिया है, अब ना 1 में रखना है ना 2 में रखना, क्योंकि ये ज्यादा सरल है, ये हम हल करके लाए हैं। तो हमें समीकरण 3 में रखना है इस प्रतिस्थापन विधि में। तो यहाँ हम लिख देंगे कि बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण किसमें 3 में रखना, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ये यहाँ समीकरण 3 उतार लीजिए। ये है x बराबर 6 ऋण 3y, ये तो यहाँ y बराबर क्या रखना है, यहाँ 0 रखना है। y का गुणांक यहाँ 3 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे x बराबर, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 ऋण 3 गुणित, अब क्या मिला y का मान 0, यहाँ 0 लिख दीजिए, और यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 6 ऋण 3 शून्य, ये 0, तो क्या निकला हमारा x का मान, x का मान आ गया 6। तो इस प्रकार से अब हमें इनको उत्तर के रूप में लिख देना है कि x बराबर 6 और y बराबर 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर, आंसर। यदि मान लीजिए से आपसे ये सर्पाकार कोष्टक नहीं बनते हैं लगाते, तो आप तो सीधा सीधा बड़ा कोष्टक इसको ऐसा बना दीजिए और लिख दीजिए आंसर, उत्तर, क्योंकि इस उत्तर ये लिखने बस पे हमारे कभी कभी 2 अंक रहते हैं, तो इसको लिखना बहुत जरूरी है कि उत्तर क्या आया, आंसर क्या निकला। तो ये देखिए हमने ये प्रतिस्थापन विधि से इन समीकरणों को हल करना सीखा है, और देखिए इनके अभ्यास के लिए हम और करते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। तो यहाँ अब इस समीकरण को देखिए, ये दिया गया है, इसमें प्रश्न क्रमांक 2, समीकरण युग्म x ऋण 2y बराबर 0 और 3x धन 4y बराबर 20 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें हमें प्रतिस्थापन विधि लगाना है, वही रिप्लेसमेंट मेथड। तो अभी हमने जैसा किया वैसे हम करेंगे इसको। तो यहाँ देखिए हम दोनों समीकरणों को यहाँ 1 और 2 के नाम से लिख लेंगे, और यहाँ लिख देंगे हल, और यहाँ लिखेंगे हम x ऋण 2y बराबर 0, इसको दे देंगे समीकरण 1 नाम, और यहाँ पर ये दिया है 3x धन 4y बराबर ये हमें 20, और इसका नाम देंगे हम समीकरण 2। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से सीधा लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से यहाँ समीकरण 1 उतार लीजिए। ये है x ऋण 2y और बराबर आ जाएगा 0। तो अब देखिए हमें इसको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x के साथ मात्र क्या है, ऋण 2y है, तो हम इसको क्या करेंगे, हटाएंगे, यानी पक्षांतर कर देंगे। तो ये हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, x बराबर 0, ये पक्षांतर होके धन के बन जाएंगे, तो ये 2y आ जाएगा। यानी हम इसको अब इसमें 0 को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 2y, ये 2y, x बराबर 2y आ गया। x के साथ अब कोई संख्या नहीं रही है, तो बस हमारा ये हो जाएगा समीकरण 3। इसका नाम हमें दे देना है, अगला नाम समीकरण 3। अब क्या करेंगे, अब इस x के मान को कहाँ रखना है, इस x के मान को समीकरण 2 में रखना है। 1 से लेके चलना और 2 में रख देना है, प्रतिस्थापित कर देना है। तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ये लिख देना है, प्रतिस्थापित करने यानी रखने पर, ठीक है, ये रखने पर होता है, प्रतिस्थापित करना यानी रख देना। तो अब हम यहाँ इस x के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो यहाँ समीकरण 2 को उतार लीजिए, ये हो जाएगा 3x धन 4y और बराबर ये 20। तो अब देखिए x की जगह, यहाँ x का गुणांक 3 है, यहाँ x की जगह हमें 2y रखना है। तो यहाँ देखिए ये हम रख देंगे, इसको लिख देंगे 3 गुणित, अब यहाँ कोष्टक बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 2y अकेला है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2y, और यहाँ आ जाएगा ये धन 4y,
4 बाय और बराबर ये 20, ये बराबर में 20 मिल गया। अब देखिए यहाँ पे इसका गुणा कर लीजिए, ये 3 का 2 में गुणा, 3 दूनी 6 बाय और धन मिल जाएगा 4 बाय और बराबर हमें मिल जाएंगे ये 20। तो अब इनको जोड़ दीजिए, 6 बाय और धन 4 बाय कितने हो जाएंगे 10 बाय, ये हो जाएगा 10 बाय बराबर ये 20, ये हमें 20 मिल गया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से क्या कर देंगे, यहाँ गुणा है तो भाग कर देंगे, यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में 10 से भाग देने पर, या 10 का लिखिए यहाँ पे, 10 का भाग देने पर यह हम यहाँ लिख देंगे कि 10 का भाग देने पर। यहाँ देखिए इसका भाग दे देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे कि 10 बाय बटे 10 और बराबर में आ जाएगा 20 बटे 10, तो ये 10 कट जाएंगे और यहाँ पर भी 10 से कम 10 या 0 0 काट दीजिए, बचेगा 2, तो यहाँ मिल जाएगा बाय बराबर 2। ये हमारा बाय का मान आ गया। अब जब हमें बाय का मान आ गया है तो यहाँ इसको किस में रखना है, इसको हम समीकरण 3 में रख देंगे। किसमें, समीकरण 3 में। अब हमें इस बाय के मान को ध्यान रहे कि समीकरण 1 और 2 में नहीं रखना है, इसको कहाँ रखना है, इसको हम समीकरण 3 में रख देंगे तो ये सीधे ही हल हो जाता है। तो यहाँ देखिए अब हम यहाँ लिखेंगे कि बाय का मान समीकरण किसमें, 3 में रखने पर, ये समीकरण 3 उतार लीजिए। ये दिया है x बराबर 2 बाय। अब बाय की जगह पे हमें मान को रखना है तो हम क्या लिखेंगे, बाय की जगह पर इस 2 को रख देंगे, बाय का गुणांक 2 है तो 2 गुणे 2, यानी यहाँ आ जाएगा x बराबर 2 दूनी 4। ये x का मान आ गया और ये y का मान आ गया, इसलिए यहाँ आंसर के रूप में दोनों को हम लिख देंगे कि x बराबर 4 और y बराबर 2। बस ये हमारे इन समीकरणों के हल हो जाएंगे। यदि आपसे ये नहीं बनता है कोष्टक तो आप ऐसा बड़ा कोष्टक बना करके और यहाँ आंसर ये जरूर ही लिखें कि ये हमारा उत्तर है, ये इसकी वैल्यू है। तो इस प्रकार से हमने अभी इनको प्रतिस्थापन विधि से हल सीखा है। अभी और देखिए इनके किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इनको भी देख लीजिए। अब परीक्षा में कुछ इबारती प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उन इबारती प्रश्नों को भी देखिए किस प्रकार से पूछे जाते हैं, वो भी बिल्कुल सरल रहते हैं। उनको भी हमें समीकरण, यही समीकरण बना करके हल करना है, जैसे ये समीकरण होते हैं तो उनको भी देख लीजिए। देखिए तो यहाँ देखिए ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 3। इस प्रकार से हमें इबारती सवाल जो पूछे जाते हैं, ये देखो ये जो परीक्षा में ये आ भी सकता है। तो यहाँ देखिए 5 संतरों और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपया है तथा 2 संतरों और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपया है, तो 1 संतरे और 1 सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए हमें 5 संतरे 3 सेब का मूल्य 35 रुपया दिया है, दोनों को जोड़ें। अब यहाँ 5 संतरे और 3 को हम, इनका मूल्य क्या है 5 संतरों का, अब हमें नहीं पता है। जब हमें मूल्य पता नहीं होता है तो यहाँ 1 संतरे और 1 सेब का जो हमें मूल्य ज्ञात करना होता है, तो हम इसको क्या करते हैं, इन्हीं को हम मान लेते हैं कि माना वह संख्या x है। तो यहाँ 2 वस्तुएं दी गई हैं, एक संतरा है और एक ये सेब है, 2 फल दिए गए हैं, तो हम दोनों को अलग अलग मानेंगे, एक को x मान लें और एक को y मान लेंगे। तो इस प्रकार से इनको देखिए यहाँ हल करते हैं और हल लिख लेंगे। माना, क्या लिखेंगे, माना एक संतरे का मूल्य कितना मानेंगे, x रुपया है, एक संतरे का मूल्य x रुपया x तथा एक सेब का मूल्य, एक सेब का मूल्य कितना माना, बाय रुपया है। ये हम इनको ऐसा मान लेंगे कि एक संतरे का मूल्य x आ गया और एक सेब का मूल्य y है। तो हमें कितने दिए हैं, 5 संतरे और 3 सेब, तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए 5
संतरों का मूल क्या हो जाएगा, मूल 1 का x है तो 5 का गुणा कर देंगे, 5x हो जाएगा। 5x रुपया मूल्य 5x रुपया होगा। तथा एक सेव का हमें कितना दिया है, एक सेव का मूल्य 22 रुपया दिया है, तो हमें कितने का निकालना है, 3 सेवों का। तथा 3 सेवों का मूल्य तथा 3 सेवों का मूल्य कितना होगा, मूल्य 3 रुपया होगा, 3 रुपया होगा। ये हमने मान लिया है कि ये जब 1 का दिया है तो 5 का 5x होगा और 3 का 3y होगा। अब इन दोनों का मूल्य कितना दिया, 35। हम इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे कि इसलिए 5x धन 3y और बराबर हमें मिल जाएगा 35। ये देखिए ये हमारा बन गया समीकरण। तो इसको हम नाम दे देंगे कि ये समीकरण 1 हो गया। बस इसी प्रकार से हमें ये दूसरी लाइन जो दी गई है, 2 संतरे 4 सेवों का मूल्य 28 है, तो बिल्कुल ऐसे ही उसको भी लिख लीजिए। इसलिए या तथा लिखिए पहले, तथा 2 संतरों का मूल्य, तो हमें 1 का दिया है, 2 का लिखना है, इसलिए 2 संतरों का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x रुपये। तथा कितने दिए, 4 सेव, तथा 4 सेवों का मूल्य क्या हो जाएगा, 4 रुपया होगा। ये हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ हमें 1 सेव और 1 संतरे का दिया था, तो 1 संतरे का हमें दिया है x, तो 2 का हमारा 2x, 4 का 4y आ गया। तो इस प्रकार से हमें इसका भी, यहाँ देखिए 2 संतरे 4 सेवों का मूल्य 28 रुपया है, तो हम इनको भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे, इसलिए 2x धन 4y और इनका मूल्य हो जाएगा 28 रुपया। तो यहाँ भी ये समीकरण बन जाएगा। तो इसका नाम 1 दिया, इसका नाम हम दे देंगे समीकरण 2। तो ये आ गए हमारे समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमें इनको हल करना है। तो इनको हल करने के लिए हमने 2 विधियां सीखी हैं, एक अभी प्रतिस्थापन विधि और इसकी एक और विधि विलोपन विधि। तो हम प्रतिस्थापन विधि से यदि हल करते हैं तो इसको समीकरण 1 को लेके चलेंगे, और विलोपन विधि से हल करें तो फिर हमें इसमें से एक चर राशि को विलुप्त करना होता है। तो इनमें से आप कोई भी विधि, यहाँ कोई विधि नहीं दी रही थी कि किस विधि से हल करना है, यहाँ आपको जो विधि सरल लगे, जो विधि आपसे अच्छे से हल करते बन रही है, उस विधि का आपको यहाँ उपयोग करना है। तो अब देखिए हमने विलोपन विधि सीखी है, विलोपन विधि से हम हल कर लेते हैं अच्छे से समीकरण को, तो विलोपन विधि लगा दीजिए। हम यहाँ विलोपन विधि भी लगा रहे हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि हमने अभी देखी है। तो यहाँ देखिए हमें क्या करना है, हम x के जो हमारे ये गुणांक या x वाली जो चर राशि है इसको हम विलुप्त कर देते हैं और इनके गुणांकों को देखते हैं। तो यहाँ देखिए x का गुणांक कितना है, 5, और यहाँ कितना है, 2। अब इसको विलुप्त करना है तो क्या होना चाहिए, हमारे ये गुणांक ये समान होना चाहिए, तभी घट के ये 0 होते हैं, विलुप्त होते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ 5 और 2 का जो लघुत्तम होता है उस प्रकार से जितना लघुत्तम आएगा उनको समान कर लेते हैं। तो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो 2 का गुणा समीकरण 1 में और 5 का गुणा समीकरण 2 में कर देंगे तो इस x के गुणांक समान हो जाएंगे और फिर हम उनको घटा के विलुप्त कर देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण, यहाँ लिख लीजिए, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, सीधा लिख लीजिए समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर, 5 का गुणा करने पर, यह हमने यहाँ लिख दिया और इनके गुणा हमें
करना है। तो गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें सीधे पहले गुणा लिख लेते हैं कि हमें किसका गुणा करना है, नहीं तो फिर हमारे हाथ से ये गलती हो जाती है। तो यहाँ रफ आइडिया में थोड़ा लिख लीजिए यहाँ पे कि इसमें हमें 2 का गुणा करना है। यहाँ भी हमारा 2 का गुणा हो जाएगा, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी हमारा 2 का गुणा होगा। और ये समीकरण 2 में हमने 5 का लिखा है, यहाँ हम 5 का गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 5 का गुणा कर देंगे, 5 का गुणा, और यहाँ पर भी हमें 5 का गुणा करना है। तो इस प्रकार से थोड़े शॉर्ट में इनको लिख लीजिए ताकि हमसे गलती ना हो। तो यहाँ देखिए, अब इनका गुणा करके यहाँ लिख लीजिए, ये आ जाएगा 5 दूनी 10x, ये मिल जाएगा 10x, यहाँ 3 दूनी धन 3 दूनी 6y, और बराबर में इस 2 का गुणा कर लीजिए, 35 दूनी 70, यानी 2 पंचे 10 का शून्य, हाँ से लाइए 1, 2 3 6 और 1 7। ये इसका नाम अगला समीकरण दे देना है। यहाँ हम समीकरण का नाम दे देंगे समीकरण 3, ये 3 हो जाएगा। इसमें गुणा कीजिए, अब ये 5 दूनी 10x, यहाँ धन कितना है, 5 चौके 20, यहाँ हो जाएगा 20y, और बराबर में 28 में 5 का गुणा करना है, तो 5 अट्ठे 40, हाँ से लाएंगे 4, और 5 दूनी 10 और 4 14, ये 14 मिल जाएंगे। तो ये दूसरा समीकरण, अगला समीकरण हो जाएगा। इसका नाम दे दीजिए समीकरण 4। और समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ लिख दीजिए कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर ऐसा इसमें लिख दीजिए। तो अब देखिए, हम इसमें से इसको घटा रहे हैं, समीकरण 3 से समीकरण 4 को। तो क्या करते हैं, घटाने में इसके चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ ये धन का है तो ये ऋण की हो जाएगी, यहाँ ऐसा ऋण लगा देंगे। इसमें भी ये धन है, यहाँ भी ये ऋण की हो जाएगी, और यहाँ भी धन का चिन्ह, तो यहाँ ऋण का आ जाएगा। अब देखिए, इसको समीकरण 1 में से समीकरण 2 और 3 में से समीकरण 4 को घटाइए, तो यहाँ 10 में से 10 घट जाएंगे, यानी विलुप्त हो जाएंगे, यहाँ शून्य मिलेगा। तो यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, इनको हम लाइन खींच देते कि कुछ नहीं। और यहाँ 6y ये धन के हैं और ये 20y ऋण के हैं, क्या असमान चिन्ह हो गए हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 20 में से 6y को घटा देंगे, और बड़ी संख्या ऋण की है, ध्यान रहे यहाँ पर हमें ऋण का चिन्ह पहले से लिख लेना है। 20 में से 6 घटाइए तो ये मिल जाएंगे 14y, और बराबर में भी देखिए यहाँ पे, अब यहाँ देखो ये 140 बड़े हैं, इसमें ऋण का चिन्ह है, इसमें धन का चिन्ह है, असमान है, तो ये भी क्या होंगे, ये भी घट जाएंगे। तो 140 में से 70 घटाइए, तो सबसे पहले तो हमें ऋण का चिन्ह बना लेना है। 140 में से 70 जाएंगे तो मिलेंगे 70, ये हमें 70 मिल जाएंगे। अलग से 140 में से 70 घटा लीजिए। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ ऋण 14y बराबर मिल गया ऋण 70। तो यहाँ y का गुणांक 14 है, तो हम लिख देंगे दोनों पक्षों में 14 से भाग देने पर। यहाँ लिख दीजिए दोनों पक्षों में ऋण 14 से भाग देने पर, और इसमें हम 14 का भाग देंगे। यहाँ देखिए, यह आ जाएगा ऋण 14y बटे में ऋण 14, और बराबर में लिखा हमारा ऋण 70 बटे ऋण 14। तो यहाँ देखिए 14 से 14 कट जाएंगे, और ऋण का ऋण में गुणा कर देना है। तो यहाँ y और बराबर में इसको काट लीजिए, 14 लिखे, 14 पंचे 70, 14 का पहाड़ आता है तो ऐसा लिख लीजिए, नहीं तो इसको 2 से काट लीजिए कि 2 सत्ते 14, या 7 दूनी 14, ऐसा भी कर सकते हो, 7 दूनी 14, 7 से काट लिया, और 7 एकम 7, शून्य का शून्य, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो y बराबर कितना मिल गया, 5। ये हमारा y का मान आ गया। अब जो y का मान आया है, अब हमें दूसरी चर राशि माने y जो हमने x मानी है उसका मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इस y के मान को समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। तो जो आपको सरल लगे उसमें आप मान को रख दीजिए। चलिए, इसमें से दोनों एक जैसे ही हैं तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर
एक उतार लीजिए समीकरण। ये है 5x धन 3y बराबर 35। 5x धन 3y बराबर 35 ये दिया गया है। तो यहाँ पे हमें y की जगह पे y का गुणांक यहाँ 3 है, यहाँ आ जाएगा 5x धन 3 गुणित ये 5 लिख देंगे 5 और बराबर में ये 35। तो यहाँ आ जाएगा 5x धन 3 15 और बराबर में ये 35। ये हमारा इस प्रकार से एक चर में समीकरण बन गया। तो अब क्या करेंगे, इसको धन 15 का पक्षांतर कर देंगे। तो 5x बराबर ये आ जाएगा 35 ऋण 15। 35 में से 15 घटाइए कितना मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 20। ये 20 आ गया। अब कितना होगा, ये यहाँ 5 का फिर गुणा है तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर ये हमने यहाँ लिख दिया। तो 5x बटे 5 और बराबर में आ जाएगा 20 बटे 5। 5 कट जाएंगे, यहाँ 5 एकम 5, 5 चौको 20। तो x बराबर कितना मिल जाएगा 4। तो हमारा यहाँ पे मान आ गया कि y बराबर 5, x बराबर 4। तो यहाँ देखिए जो हमें मूल निकालना थे, हमने जो माना है कि माना संतरे x हैं और सेव y हैं। तो यहाँ उत्तर में लिखिए, यहाँ आंसर में लिख दीजिए कि कितने का निकालना है, एक सेव का और एक संतरे का। तो यहाँ लिखेंगे आंसर में एक संतरे का मूल 4 रुपया, कितना 4 रुपया, तथा एक सेव का मूल्य कितना आया 5 रुपया। यहाँ लिख देंगे 5 रुपया होगा। बस ये हमारा आंसर है। बस इसको इस प्रकार से लिखना है, जो हमने माना है, जो पूछा गया है, उत्तर हमें उसी प्रकार से लिख देना है। या आप चाहो इसको ब्रैकेट में भी पहले ऐसा लिख दीजिए कि ये हमारा x बराबर आया 4 और y बराबर कितना आ गया था 5, y बराबर 5। ऐसा लिख दोगे, लेकिन आंसर के रूप में ये पूरा लिखना है, तभी हमारे यहाँ पे नंबर मिलते हैं, क्योंकि आंसर पर 2 नंबर रहते हैं। तो इसको पूरा इस प्रकार से लिखना है। तो आज हमने इन सभी समीकरणों को विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ये जो हमारे इबारती सवाल थे, इनको हल करना सीखा। अगली वीडियो के माध्यम से हम एक और इनको समीकरणों को हल करने की विधि होती है जिसका नाम है वज्रगुणन विधि। तो उस विधि को भी अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आज हमने ये विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि से इन समीकरणों को हल करना सीखा है। और यदि जहां भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप इनको कमेंट्स करके निश्चित ही भेजिएगा, जिससे मैं आपको अगली वीडियो के माध्यम से इन समीकरणों को और इनको हल कर सकूंगा और दोहराऊंगा, यानी और इनको आपको हल करके समझाऊंगा। निश्चित ही आपके समझ में ये आ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।